नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज जिस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 34 हाई कोर्ट के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से आपका प्रीलिम्स का डेट नज़दीक आ रहा है, उसी लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं इस बुक को, लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को ख़त्म करूँ, और जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही आप चाहें तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और मेरे वीडियोज़ को शेयर भी करिए, जिससे कि मान लीजिए अगर आपके जान पहचान का कोई है, अगर वो भी चाहता है प्रिपरेशन करना, उसको पॉलिटी ये पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको समझ में कम आता है, या फिर उसको रिवीजन करना, तो आप उसको बता सकते हैं कि डिजायर आईएएस पे ये इनिशिएटिव चलाई जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैं पिछला लेक्चर था वो था हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर मैंने कहा था कि हम फिर डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, उसके बाद था जुडिशियल एक्टिविज्म, और उसके बाद था पीआईएल। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल। मैं उसको जो है उन चैप्टर्स को हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट को पढ़ाने के बाद, मतलब वो सबॉर्डिनेट कोर्ट है 35 नंबर चैप्टर, और ये कौन सा चैप्टर है 34 हाई कोर्ट। तो दोस्तों, मैं इनको पहले पढ़ा लूँ, तब उसके बाद जो है जो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल वाला जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखेंगे, जब आप आगे पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने आप ही जो है सभी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, क्योंकि आपको आपका यहाँ पे एक रिवीजन ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ रखा है, तो वही चीज़ें यहाँ पे काफ़ी रिपीट होंगी। तो देखिए, चलिए बात करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो देश है, इंडिया जो है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। तो देखिए, सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर काम करता है। ठीक दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, आगे बात करें तो अगर हम स्टेट के अंदर की बात करें तो हाई कोर्ट जो है सबसे ऊपर का हाई कोर्ट है किसी राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर। लेकिन देश के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। अब देखिए, जो हमारा हाई कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर आता है। ठीक दोस्तों, यही बात कही गई कि अगर बात करें तो हाई कोर्ट जो रहेगा किसी भी राज्य का, अगर हाई कोर्ट है, जैसे कि अगर यूपी के हाई कोर्ट की बात करो तो कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो वो जो है उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप का पोजीशन है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक दोस्तों, अगर वही देश की बात करो तो कौन रहेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए दोस्तों, जो हाई कोर्ट जो बना, जो सबसे पुराना जो हाई कोर्ट जब हमारे देश में बना था, वो बना था 1862 में। और कहाँ कहाँ पे सेट हुआ था? 3 हाई कोर्ट बने थे उस समय, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। अब मद्रास क्या? अब मद्रास हुई तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है। और बम्बई आप भी जानते हैं, मुंबई, और कलकत्ता तो जान ही रहे, वेस्ट बंगाल वाला एरिया। तो वहाँ पे जो है 3 हाई कोर्ट सेट किए गए। कब? 1862 में। अब देखिए, 1866 में चौथा हाई कोर्ट सेटअप किया गया। कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो सोचिए कितना पुराना हाई कोर्ट है हमारे यहाँ का, हमारे देश का। एक 1862 के हैं 3, और एक जो है 1866 का है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे क्या था कि हर एक प्रोविंस के लिए एक हाई कोर्ट जो है था। ठीक है, जैसे कि मद्रास प्रोविंस है तो उसके लिए अलग हाई कोर्ट, बम्बई प्रोविंस के लिए अलग हाई कोर्ट, कलकत्ता प्रोविंस के लिए अलग हाई कोर्ट। उसके बाद देखिए, हमारा जो था, पहले इसका उत्तर प्रदेश नाम ना हो के यूनाइटेड प्रोविंस नाम होता था उत्तर प्रदेश का। तो इसके लिए कौन सा हाई कोर्ट बना? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें क्या दिया गया था कि एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। मतलब हर एक स्टेट के लिए एक एक हाई कोर्ट होगा। अगर हमारे यहाँ जैसे 29 स्टेट है तो 29 हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जो है हमने 7th अमेंडमेंट किया 1956 में। तो उसमें पार्लियामेंट ने ये कहा कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, मतलब कि 2 स्टेट हो जाए और एक यूनियन टेरिटरी, या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी के लिए, मतलब ग्रुप वाइज एक कॉमन हाई कोर्ट रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करें। अभी अगर प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस समय हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, 25। ये एक्चुअली में अभी नया हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो जो है कहाँ पे वो हाई कोर्ट सेटअप हुआ है। ठीक दोस्तों,
तो आज के डेट में कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में। और सिर्फ दिल्ली ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है, मतलब ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है 1966 से। मतलब जो दिल्ली हाई कोर्ट का भी स्टेब्लिश हुआ 1966 में, और दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बोल लीजिए या फिर यूनियन टेरिटरी बोलिए जो कि जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो है पार्लियामेंट किसी भी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। मतलब कि जैसे अगर यूपी का हाई कोर्ट है तो उसको जो है बढ़ा के और किसी और स्टेट के भी हाई कोर्ट के, मतलब वो जो है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी काम करे। वो कौन डिसाइड करेगा, कौन करेगा वो काम? पार्लियामेंट करेगी। ठीक दोस्तों, अब देखिए कौन कौन सा हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट है, कहाँ कहाँ पे है। तो वो जो है इसी चैप्टर में टेबल नंबर 34(1) पे दिया गया, जो कि हम अभी आखिरी में देखेंगे। तो देखिए अब आर्टिकल्स देखते हैं। जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 214 से लेकर आर्टिकल नंबर 231 तक, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में रखा गया इसको। तो उसमें जो है लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम हाई कोर्ट को बनाएंगे, हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हाई कोर्ट का इंडिपेंडेंस क्या होगा, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, हाई कोर्ट का पावर क्या होगा, हाई कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है हाई कोर्ट का। तो देखिए जितने भी हाई कोर्ट हैं हमारे देश में, उसमें एक चीफ जस्टिस होता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, उसमें क्या रहेगा? एक चीफ जस्टिस रहेगा और कुछ जज भी रहेंगे। अब देखिए कितने जज रहेंगे, ये प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। मतलब जितना उस हाई कोर्ट के लिए जरूरी है उतने जज अपॉइंट किए जाते हैं वहाँ पे। ठीक दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें हाई कोर्ट में कितने जजों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब नंबर कितना होना चाहिए जज का, वो नहीं बताया गया, उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये जो है ये प्रोविजन किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि किसी भी कोर्ट में कितने जजों की आवश्यकता है, मतलब कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रेसिडेंट देखता है कि अगर मान ली किसी हाई कोर्ट में पेलोड वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वर्कलोड काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ पे जजों की संख्या बढ़ा देगा। चलिए आगे बात करते हैं जज के बारे में, अच्छे से समझेंगे कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है जज का। तो देखिए जो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में, वही कॉलेजियम सिस्टम की तरीके से ही होगा। देखिए दोस्तों, जज होगा हाई कोर्ट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस के बारे में। जो चीफ जस्टिस रहेगा किसी भी हाई कोर्ट का, उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन किससे पूछ के, किससे कंसल्ट करके, किससे मतलब किसकी राय लेके? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे कंसल्ट करके, और साथ ही साथ और किससे कंसल्ट करेगा? जो गवर्नर रहेगा, जिस स्टेट के लिए, जिस स्टेट के हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस चुना जा रहा है, जिस स्टेट के हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस चुना जाएगा, उस स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट करेगा। तो देखिए प्रेसिडेंट किससे किससे यहाँ पे कंसल्ट कर रहा है? सबसे पहले किसको अपॉइंट करना, ये बात भी याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि किसी हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस अगर अपॉइंट करना है तो किससे किससे प्रेसिडेंट पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा। पूछने मतलब कंसल्ट करना है, ठीक है, मतलब राय मांगना, ये नहीं कि पूछना है। और उसके बाद उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेगा। अब देखिए अगर वही बात करें कि अगर जज को अगर अपॉइंट करना है किसी हाई कोर्ट के, यहाँ पे हमने देखा किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का प्रोसीजर। अब हम देखेंगे जज को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे जो है ये लोग भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन कंसल्ट प्रेसिडेंट यहाँ किससे किससे करेगा? जिस स्टेट के हाई कोर्ट के लिए जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करेगा। साथ ही साथ जो उस स्टेट का जो गवर्नर जो है उससे भी कंसल्ट करेगा। अब देखिए अगर कोई कॉमन हाई कोर्ट है, मतलब दो स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट है, तो जो दोनों ही स्टेट है ना, उन दोनों के ही गवर्नर से कंसल्ट करेगा कौन? हमारा प्रेसिडेंट। तब उसके बाद वहाँ के जज को अपॉइंट करेगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे कि कुछ केसेस हुए थे, जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में देखा था कि जो भी कंसल्टेशन का जो प्रोविजन है प्रेसिडेंट का, जो राय जो दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा, वो बाइंडिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सभी चीज़ों को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे देखेंगे।
तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सेकेंड जज केस होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है 1993 में। इसमें ये कहा गया कि किसी भी जज को अगर अपॉइंट करना है एज अ हाई कोर्ट जज, ठीक है, अगर हमको किसी पर्सन को, अगर हमको उसको क्या करना है, हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो तब तक वो पर्सन हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता है जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको कंफर्म ना कर दे। ठीक है, ये बात कही गई यहाँ पे। अब देखिए जो थर्ड जज केस हुआ 1998 में, उसमें क्या बातें हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये लगा होगा 1993 वाले केस में कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसके पास ज़्यादा पावर हो गई, क्योंकि वही कंफर्म कर रहा है जज के अपॉइंटमेंट को। लेकिन उसके बाद थर्ड जज केस होता है 1998 में। इसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो ओपिनियन जो अपना जो देगा किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किससे कंसल्ट करेगा, वो एक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहेंगे, उनसे भी कंसल्ट करने के बाद ही वो अपना ओपिनियन देगा। ठीक दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ओपिनियन जो दिया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का अपना ही ओपिनियन नहीं है। जो सीनियर जज हैं, जो मैंने यहाँ पे बोला कॉलेजियन सिस्टम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस, तो मतलब कि जो दो सीनियर और जो जज हैं दो और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर हैं जो, उनका भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, उनसे भी पूछना पड़ेगा, उनका भी राय लेना पड़ेगा। उसका देखिए, जैसा कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में पढ़ाया था कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2014 में। उसमें यह कहा गया कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक्ट पास किया गया 2014 में। लेकिन सॉरी, किस लिए किया गया, किस लिए, जिससे कि रिप्लेस किया जा सके जो कॉलेजियम सिस्टम था। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा था, तो किससे किया जाता था, कॉलेजियम सिस्टम से। लेकिन उसको रिप्लेस करके क्या कहा गया कि एक एनजेएसी बनाया जाए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन देखिए ये जो बॉडी थी एनजेएसी, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया, कहा कि जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जुडिशियरी है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का हनन कर रहा है, उसका वायलेशन कर रहा है। तो जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था एनजेएसी के लिए, वो क्या हुआ, वो खत्म हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर किसी भी पर्सन को हाई कोर्ट का जज बनना है, तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद वो जो है कम से कम इंडिया के अंदर, अब हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कितने साल से रह रहा हो, मतलब एक जुडिशियल ऑफिस संभाल रहा हो कितने दिन से, कम से कम 10 ईयर्स से, तब वो हाई कोर्ट का जज बनेगा। या फिर वो एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 सालों से, 10 सालों से अगर वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा है तो वो पर्सन अपॉइंट हो सकता है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। तो देखिए, आपने ऊपर देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए है कि 35 ईयर होना चाहिए, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है कि 25 ईयर एज होना चाहिए मिनिमम, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है कि 30 एज होना चाहिए मिनिमम। तो उस तरीके से जो जज है, कोई किसी को अगर हमको हाई कोर्ट का जज अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट में किसी को अगर जज अगर बनाना होता था तो ये कहा जाता था कि वो जिस पर्सन को हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे वो पर्सन एक डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है प्रभावित व्यक्ति। ठीक है, तब लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कोई भी पर्सन जो है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे वो जो है हाई कोर्ट का जज बन सकता है। चलिए बात करेंगे ओथ और अफर्मेशन। किसी भी पर्सन को जो कि अपॉइंट होता है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो उसको कौन ओथ दिलाएगा, कौन अफर्मेशन दिलाएगा। तो देखिए, जो गवर्नर रहेगा उस हाउस का, या फिर उस स्टेट का, जैसे जिस राज्य के हाई कोर्ट के लिए वो लोग जज बन रहे हैं, तो उस राज्य का जो गवर्नर रहेगा वो इनको ओथ या अफर्मेशन दिलाएगा। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए अगर गवर्नर अगर नहीं है तो गवर्नर किसी और पर्सन को जिसको अपॉइंट कर देगा, वो लोग हाई कोर्ट के जज को ओथ दिलाएंगे। तो क्या ओथ दिलाते हैं वो सब बातें मैंने आपको पहले ही बताई थी, जैसे कि इनको जो फेथ रखना है, एलिजेंस रखना है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो इंडिया की उसको बनाए रखनी है, इनको अपनी ड्यूटी बिना किसी डर बिना किसी फेवर के निभानी है, और इनको अपहोल्ड करना है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को और नियमों को, कानूनों को। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कितना टेन्योर होता है जज के, हाई कोर्ट जो जज होता है हाई कोर्ट का, उसका कितना टेन्योर होता है, कितना टर्म होता है। तो देखिए, टेन्योर के लिए किसी हमारे हाई कोर्ट के जज का टेन्योर कोई फिक्स नहीं किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। इसके लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रोविजन रखे गए हैं। जैसे कि ये कहा गया
कि कोई भी पर्सन जो है उसका मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, 62 ईयर ही हो सकता है हाई कोर्ट के जज के लिए। जैसे ही वो 62 ईयर का होगा वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा कि रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट के जज की कितनी है, 62 ईयर। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है रिगार्डिंग द एज ऑफ द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज, तो वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक दोस्तों, और किससे कंसल्ट करने के बाद, जो चीफ जस्टिस है इंडिया का उससे कंसल्ट करने के बाद जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करे, और प्रेसिडेंट का ही डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाएगा। या फिर कोई पर्सन रिजाइन भी दे सकता है। किसको रिजाइन देगा, प्रेसिडेंट के पास राइटिंग में रेजिग्नेशन लेटर अपना भेजेगा कि मैं अब हाईकोर्ट का जज नहीं बना रहना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूँ तो किसी भी पर्सन को जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हटा भी सकता है एज अ हाई कोर्ट। मतलब कोई पर्सन अगर हाई कोर्ट का जज है, कोई हाई कोर्ट का जज है, तो उसको अगर हटाना होगा तो कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा। लेकिन उससे पहले उसको पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन, अगर पार्लियामेंट अगर रिकमेंडेशन देगी तभी वो प्रेसिडेंट हटा सकता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए कोई पर्सन किसी दूसरे हाई कोर्ट का जज है, मान लीजिए कोई पर्सन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है, अब उसका ट्रांसफर कर दें हम बिहार हाई कोर्ट मतलब पटना हाई कोर्ट में, तो जो उसकी जो सीट जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। ठीक दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गया होगा आपको। या फिर वो पर्सन क्या हो, उस पर्सन को हम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे प्रमोट कर दें। अब देखिए हम बात करेंगे कि रिमूवल किस तरीके से होता है किसी भी हाई कोर्ट के जज का। तो देखिए कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट उसको रिमूव तभी करेगा जब जो है पार्लियामेंट में कोई एक रिजोल्यूशन उसके रिमूवल के लिए पास किया जाएगा, एक मोशन चलाया जाएगा उसके रिमूवल के लिए। अब देखिए ये जो मोशन जो चलाया जाएगा पार्लियामेंट में, इसको जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा दोनों ही हाउस में, जो हमारी लोकसभा है और जो राज्यसभा है उन दोनों ही हाउस में। मतलब ये हो गया 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द हाउस एंड वोटिंग। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ एमपीज प्रेजेंट इन द हाउस एंड वोटिंग। चलिए आगे अब बात करें क्या क्या ग्राउंड है, किस किस ग्राउंड पर हम इनको रिमूव करेंगे। तो देखिए वही कंडीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए था वही यहाँ पे भी है कि या तो वो उसको क्या वो मिसबिहेवियर कर दे या फिर वो इनकैपेसिटी मतलब कि जो पद उसको जो मिला है उसको वो संभाल ना पा रहा हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे मैं बात करूं तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हाई कोर्ट का जज है वो उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। उसका देखिए जजेस इंक्वायरी एक्ट आया 1968 में, इसमें जो है बताया गया कि किस तरीके से हम किसी भी हाई कोर्ट के जज को हटाएंगे। तो देखिए जो भी रिमूवल का जो मोशन जो चलाना होगा उसको उससे पहले सबसे पहले उसको 100 मेंबर, अगर लोकसभा में चलाया जा रहा है पहले तो 100 मेंबर, और अगर राज्यसभा में चलाया जा रहा है तो 50 मेंबर उसको साइन करेंगे। और किसको देंगे, अगर लोकसभा में दे रहे हैं तो स्पीकर को, और अगर राज्यसभा में दे रहे हैं तो चेयरमैन को। अब देखिए जो स्पीकर या फिर जो चेयरमैन है वो चाहे तो उस मोशन को एडमिट कर सकते हैं, मान सकते हैं, या फिर उसको मना भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। उसके बाद देखिए अगर स्पीकर अगर मान जाते हैं, अगर मोशन के लिए अग्री हो जाते हैं, तो फिर एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी जो भी चार्जेस उस पर्सन पे लगाए गए हैं जो कि हाई कोर्ट का जज है उसको हटाने के लिए। अब देखिए जो कमेटी रहेगी इसमें चीफ जस्टिस रहेगा, ठीक है दोस्तों, या फिर कोई जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, और कौन रहेगा, एक चीफ जस्टिस रहेगा हाई कोर्ट का, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहेगा। ठीक दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं। अगर कमेटी को लगता है कि हाँ, अगर कमेटी पाती है कि ये जो पर्सन है ये मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का गिल्टी, इसने गलतियां की हैं सॉरी, तो जो मोशन है मोशन को पास कराना होगा दोनों ही हाउस में हमारे पार्लियामेंट के, ठीक है, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो अगर मोशन अगर पास हो जाता है तो फिर वो किसके पास चला जाएगा, वो मोशन प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास कर देगा और वो जज क्या हो जाएगा, फाइनली रिमूव हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, आज तक कोई भी जज जो है चाहे हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो कभी भी रिमूव नहीं हुआ है। और देखिए सैलरी और अलाउंस की बात करें तो जो भी सैलरी अलाउंस प्रिविलेज जो भी इनको मिलती है, पेंशन जो भी जज किसी भी हाई कोर्ट के जज को मिलती है वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उस समय जो जज होते हैं हमारे उनकी सैलरी घटाई भी जा सकती है, बाकी कोई भी कंडीशन में उनकी सैलरी नहीं घटाई जाएंगी। अब देखिए 2009 में जो चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी को 30,000 से बढ़ा के 90,000 पर मंथ कर दिया गया, और जो जज होते हैं हाई कोर्ट के उसको 26,000 से बढ़ा के 80,000 कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब देखिए जो भी पर्सन
जो कि चीफ जस्टिस हो या फिर जज हो हाई कोर्ट का, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको जितनी सैलरी मिलती रहेगी, जो लास्ट सैलरी वो जो पाया होगा उसका 50% उसको मंथली पेंशन के तौर पे मिलेगा। अब बात करेंगे ट्रांसफर किस तरीके से होता है जजों का। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी जज को अगर ट्रांसफर करना हो तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन किससे कंसल्ट करके? जो चीफ जस्टिस है इंडिया का, उससे कंसल्ट करने के बाद कोई जो हमारा प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर सकता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जजों का जो हम एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर जो उनका जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केसों में ही होना चाहिए, जो कि हमारी जनता के हितों के लिए हो, ओनली इन द पब्लिक इंस्टेट, ना कि हमको किसी जज को अगर पनिशमेंट देना है तो उसका हम ट्रांसफर कर दें। ठीक है दोस्तों, उसका देखिए 1994 में ये कहा गया कि जो ट्रांसफर जो किया जा रहा है जजों का, उसको जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन इस जुडिशियल रिव्यू को अगर चैलेंज कराना है तो कौन कराएगा? जिस जज का ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर वो अगर चाहता है कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो तभी किया जाएगा। ठीक है, कोर्ट अपने आप ही जो है जुडिशियल रिव्यू उसके ट्रांसफर का नहीं कर सकता है। अब देखिए आगे बात करें, देखिए थर्ड जज केस होता है 1988 में। इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस सफल जो करना है उसको जो है खुद तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेगा, साथ ही साथ चार जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का, उसका उससे वो क्या रहेगा? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, तो उसके द्वारा जो है आपको ट्रांसफर करना। और उस कॉलेजियम सिस्टम में चार सीनियर जज भी रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ जो पर्सन मतलब दो स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहेंगे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 7 मेंबर समझिएगा। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, चार सीनियर मोस्ट जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, और दो चीफ जस्टिस हो गए दो हाई कोर्ट के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये जो दोनों जो हाई कोर्ट है, जो मैंने बोला दो चीफ जस्टिस रहेंगे दोनों हाई कोर्ट के, तो उसमें जो एक चीफ जस्टिस कहाँ का रहेगा? जहां से उस पर्सन का हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और जो दूसरा चीफ जस्टिस है जो दूसरे हाई कोर्ट का जो रहेगा वो कहाँ? जहां उस पर्सन का ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब जहां से उठा के उसको जहां जिस कोर्ट में भेजा जा रहा है, तो उन दोनों कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उस कॉलेजियम सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करेंगे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, उसी तरीके से जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में देखा था। तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी जज को, जो कि हाई कोर्ट का जज है, उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है, नियुक्त कर सकता है। अब ये कब होगा? मान लीजिए कि जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट का, उसकी सीट वैकेंट हो, या फिर जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट का वो टेम्पररी एब्सेंट हो, या फिर वो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का वो अपनी ड्यूटी को अगर परफॉर्म करने लायक नहीं है, बीमार है, तो जो है हमारा प्रेसिडेंट उसी हाई कोर्ट के किसी जज को क्या करेगा? वहाँ का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देगा, लेकिन वो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। अब ये भी प्रोविजन है, हमने इसको भी देखा था अपने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्वालिफाइड पर्सन, मतलब कि जो पर्सन हाई कोर्ट का जज बन सके, उसके पास ये क्वालिफिकेशन हो, तो उनको जो है एडिशनल जज के तौर पे हाई कोर्ट में अपॉइंट कर सकता है, या फिर एक्टिंग जज के तौर पे, वो भी लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए ही। और ये जो टेम्पररी पीरियड है ये 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी बात याद रखिए, मतलब 2 साल से कम के लिए ही अपॉइंट करेगा। अब देखिए अभी टेम्पररी पीरियड जो है, मान लीजिए कि अगर जो हाई कोर्ट का जो कामकाज है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पररी पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तब उस समय क्या करेगा? जो हमारा प्रेसिडेंट है किसी को एडिशनल जज नियुक्त कर देगा। अब देखिए अब आगे बात करेंगे कि एक्टिंग जज के तौर पे भी जो हमारा प्रेसिडेंट वो किसी को बना सकता है, उसको नियुक्ति दे सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है। तो अब ये किस लिए है? मान लीजिए कि कोई हाई कोर्ट का जज है, अगर वो अपनी ड्यूटी अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी सीट तो खाली हो जाएगी, तो उसको भरना तो पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? किसी और पर्सन को उनकी जगह पे आके बैठा देगा, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए ही रहेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है। चलिए आगे अब बात करते हैं। एक और बात, आपको रिटायरमेंट एज तो पता ही है हाई कोर्ट के जज की कितनी होती है? 62 ईयर होती है। अब देखिए रिटायर्ड जज की बात करें तो देखिए जो हमारा चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो किसी भी रिटायर्ड जज, मतलब जो रिटायर्ड जज रहेंगे हाई कोर्ट के या फिर कोई अदर कोर्ट के रिटायर्ड जज,
रहेंगे तो उनको क्या कहेगा, उनको जो है कहेगा कि सर आप आइए और प्लीज आके यहाँ क्या कामकाज देखिए, आप फिर से जज बन जाइए हाई कोर्ट में। लेकिन ये जो जज है बनेगा टेम्पररी पीरियड के लिए ही बनेगा। और फिर लेकिन जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जब इनको अपॉइंट करने से पहले उसको प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो इस पर्सन को अपॉइंट करना चाहता है उससे भी, कि मान लीजिए कोई पर्सन वो रिटायर हो चुका है, अब बिना उससे पूछे फिर से उसको अपॉइंट कर दे, मतलब लेकिन वो चाहता नहीं जज बनना, तो जबरदस्ती हो जाएगी ना। तो दो लोगों से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है उसको पहले पूछना पड़ेगा, एक तो प्रेसिडेंट और दूसरा वो पर्सन जिसको वो अपॉइंट कर रहा है उस रिटायर्ड पर्सन से। अब देखिए हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए देखा था। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल सिस्टम है, ठीक है। इसकी ड्यूटीज काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ये, तो इसलिए इसको जो फ्री रखा जाता है, ना ही एक एग्जीक्यूटिव जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रेशर में आता है और ना ही लेजिस्लेचर जो हमारी पार्लियामेंट ना ही उसके प्रेशर में आता है, ठीक है। इसलिए इसको कुछ इंडिपेंडेंस भी दी गई है जिससे कि ये जितने भी इसकी ड्यूटीज हैं उसको वो बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के कर सके। तो अब देखिए अब इसके लिए कौन कौन से प्रोविजन है, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट वाले में देखा था उसी तरीके से देखेंगे। तो देखिए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो देखिए किसी भी हाई कोर्ट के जज को हम कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक दोस्तों ये बात क्लियर हो गया होगा। और वो भी एक कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। उसका देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, किसी भी पर्सन को, कोई पर्सन अगर हाई कोर्ट का जज अगर बन गया तो कब तक हाई कोर्ट का जज बना रह सकता है, या तो उसका प्रमोशन होगा या फिर वो हाई कोर्ट का जज बना रहेगा जब तक कि वो 62 ईयर का ना हो जाए। अब देखिए अगर उसको अगर रिमूव करना होगा, किसी भी किसी जज को अगर रिमूव करना हो तो कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट में एक मोशन पास कराना होगा, वो भी मोशन जो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए, ठीक दोस्तों। तो देखिए आज तक कोई भी जज जो है चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो उसको रिमूव नहीं किया गया है। अब देखिए बात करेंगे फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, तो देखिए अगर हम किसी पर्सन को हाई कोर्ट का जज बना देते हैं तो उसके जो भी सैलरी है, अलाउंस है, प्रिविलेज है, पेंशन है, उस हाई कोर्ट के जज का हम घटा नहीं सकते हैं। बढ़ा सकती है पार्लियामेंट लेकिन घटाएगी नहीं, ठीक है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ कब घटाएगी, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। अब देखिए एक्सपेंसेस चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड, अब इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे एक बात है, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, नोट करिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जो सैलरी जो मिलती है हाई कोर्ट के जज को वो मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से, लेकिन जो पेंशन जो मिलती है हाई कोर्ट के जज को वो मिलती है उसको कहाँ से, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड रहेगा वहाँ से उसको पेंशन मिलती है। सैलरी स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए जो भी सैलरी अलाउंस या रहेगा वो कहाँ से मिलता है उनको, जज को, कंसोलिडेटेड फंड ऑन द ऑफ द स्टेट, वो भी चार्ज्ड ऑन द। अब देखिए मेड ऑन पे वोट होता है, जब चार्ज्ड ऑन आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड पे तब उसके लिए कोई वोट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए डिस्कशन ही कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा हाँ, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो पेंशन रहेगा हाई कोर्ट के जज का वो कहाँ से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा, ना कि स्टेट के, जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई। अब देखिए अगर कोई भी जज अगर कोई फैसला सुना देता है तो उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि उसके खिलाफ अगर हम इम्पीचमेंट का मोशन अगर नहीं चला रहे हैं उस जज के खिलाफ, तब तक हम उसके जो भी काम वो किया है उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर में, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जो भी पर्सन रहेगा जो कि एक परमानेंट जज बन गया हाई कोर्ट का, तो वो कभी भी जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब वो फिर वकालत नहीं कर पाएगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट में और ना ही हाई कोर्ट में। अब देखिए अगर कोई पर्सन वो क्या करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो जो हाई कोर्ट का जो जज रहेगा वो उस पर्सन को क्या करेगा, वो सजा देगा। किस लिए सजा देगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो उसने किया उसके लिए वो सजा दे सकता है। तो इससे क्या रहता है, इससे जो हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है, जो डिग्निटी है, जो ऑनर है हाई कोर्ट का वो बना रहता है। अब देखिए फ्रीडम टू अपॉइंट इट सेल्फ स्टाफ, मतलब ये हुआ कि जो चीफ जस्टिस रहता है हाई कोर्ट का, जिस हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए उसके लिए कई ढेर सारे सर्वेंट भी चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक रहता है वो चिल्लाता है कि हाजिर हो करके, तो वो चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए, तो वो सभी जो स्टाफ है उसको अपॉइंट कौन करता है, वो हाई कोर्ट खुद ही अपॉइंट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह है जिसके लिए एग्जाम, वो हाई कोर्ट खुद ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा और खुद अपॉइंटमेंट कराता है, ठीक है। अब आगे बात करें
जो भी जुरिस्डिक्शन होता है किसी भी हाई कोर्ट का, जो भी पावर रहता है उसको, जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, उसको पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसको कम नहीं कर सकते हैं, कर्टेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनसे जो है जुडिशरी को सेपरेट रखा गया है। अब ये किस तरीके से, तो देखिए जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं उन सब से जो जुडिशरी है, जो हमारे हाई कोर्ट वगैरह है, उनको क्या किया गया, उनको सेपरेट रखा, उनको अलग रखा गया। अब देखिए जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या हमारा सबसे टॉप का हाई कोर्ट है, सबसे ऊपर का हाई कोर्ट। और जो हाईएस्ट हाई कोर्ट ऑफ अपील इन स्टेट वो कौन है, या फिर जो कि फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन का उस स्टेट के अंदर, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर देश के अंदर की बात करें तो कौन है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है तो उस स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील या फिर जो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन कौन रहेगा, उस स्टेट का हाई कोर्ट रहेगा। लेकिन पूरे देश की बात करूं मैं तो कौन रहेगा, वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों देखिए जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट का पावर देखा था, उसके अंदर कौन कौन से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आते हैं, रिट इशू वाला, वो सभी चीज़ें हम हाई कोर्ट के लिए भी देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके के हैं, 7 तरीके के पावर को हमने हाई कोर्ट के पावर को हमने डिवाइड किया है। ये दोस्तों जो पावर जो हाई कोर्ट को जो मिलती है वो किन किन एक्ट के द्वारा मिलती है, तो सबसे पहले तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं उनसे मिलेगी। उसके बाद द लेटर्स पैटर्न से, उसके बाद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बना दे या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो हाई कोर्ट के पावर को बढ़ाने के लिए कोई एक्ट बना दे। साथ ही इंडियन आईपीसी जो है, आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 और सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908, इन सभी एक्ट से, इन सभी प्रोविजन से उसको जो है पावर मिलती है, किसको, हमारे हाई कोर्ट को। अब चलिए बात करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है हाई कोर्ट का, तो हम उसको समझेंगे, देखेंगे। देखिए दोस्तों जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहेगा किसी भी हाई कोर्ट का, वो किसमें, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए ऐसा नहीं कि पहले हमको अपील करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर चले उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाना, ऐसा नहीं है। इसमें फर्स्ट सॉरी इसमें हम फर्स्ट इंस्टेंस में ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, पहले ही स्टेज में हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो मैटर जो कि किससे रिलेटेड हो, मैरिज से, डाइवोर्स से, कंपनी लॉ से, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। उसके बाद देखिए जो भी डिस्प्यूट रहेगा रिलेटेड इलेक्शन ऑफ एमपी और एमएलए का, तो वो भी डिस्प्यूट जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहेगा किसका, हाई कोर्ट्स का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स का नहीं, ये बात याद रखिएगा। जो भी फाइनेंशियल मैटर रहेंगे, रिवेन्यू मैटर, वो भी क्या रहेगा, वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ही अंतर्गत आता है, हाई कोर्ट के। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट को अगर इन्फोर्स करना हो, अगर उसका वायलेशन होता है तो ये भी जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ही अंदर आता है, हाई कोर्ट के। उसके बाद देखिए जैसे केस जो ऑर्डर देना केसों का, जो कि ट्रांसफ़र करना है सबऑर्डिनेट कोर्ट को, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमारे जो 4 हाई कोर्ट थे, आपको पता है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और 4 हाई कोर्ट है। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट। इनके पास जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो था वो सिविल जुरिस्डिक्शन ही था। ठीक है, जैसा कि, और वो भी केसेस जो कि ज़्यादा हायर वैल्यू के रहे। लेकिन 1973 में क्या किया गया, जो कलकत्ता, बम्बई और जो मद्रास हाई कोर्ट थे, इनके पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब क्रिमिनल मैटर के लिए भी दे दिया गया। पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर के लिए था, लेकिन उसके बाद 1973 में, मैंने गलत बता दिया, एक्चुअली में उल्टा बता दिया। 1973 तक क्या था, 1973 से पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल कोर्ट में भी था। ठीक है, मतलब सिविल केसेस में तो था ही, क्रिमिनल कोर्ट में भी था, लेकिन इसको हटा दिया गया और अब इनके पास भी सिर्फ और सिर्फ सिविल केसों के लिए ही है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के पास। और किसके द्वारा हटाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के द्वारा इसको एबॉलिश कर दिया गया। अब देखिए रिट की बात करूं तो देखिए हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, कटोररी, प्रोहिबिशन और को वारंटो, ये सभी चीज़ें मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर पढ़ाई हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए जो भी रिट इशू होगा सुप्रीम कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है। हमारे